नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य के तमाम एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जिसमें नेट का एग्ज़ाम आ जाता है, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, मतलब हिंदी साहित्य से जितने भी जुड़े एग्ज़ाम्स हैं सभी एग्ज़ाम जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो देखिए, आज हम जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ेंगे, वह सभी एग्जाम्स के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यूजीसी, नेट, टीजीटी, पीजीटी, मतलब सबके लिए बराबर रूप से महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हम उन कहानीकारों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी कहानियों को देखेंगे जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो फेमस कहानियां हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध रचनाकार हैं, उनको देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी कहानी का जो विकास क्रम है वह प्रेमचंद से माना जाता है। तो देखिए, प्रेमचंद युगीन कहानियों को समझेंगे और प्रेमचंद का जो जन्म है उसको देखते हैं। प्रेमचंद का जो जन्म है, प्रेमचंद युगीन कहानियों का जो प्रारंभ है 1916 से माना जाता है। ठीक है, 1916 से इनकी कहानी, हिंदी कहानियों का प्रारंभ माना जाता है। प्रेमचंद हिंदी से पहले उर्दू में कहानियां लिखा करते थे, लेकिन उन कहानियों को मतलब हम हिंदी कहानियों के अंतर्गत नहीं लाते क्योंकि वो उर्दू में लिखी गई थी। इन्होंने हिंदी कहानियां जो थी 1916 में लिखनी शुरू की और 1936 में इनका निधन हो गया था। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद के बारे में देखते हैं। इनका जो जन्म है 31 जुलाई 1880 को हुआ था। यहाँ 1980 लिखा है, गलत है। वाराणसी जिले, उत्तर प्रदेश, लमही गांव में हुआ था। तो ये पॉइंट आपको याद करने वाला चीज़ है कि मतलब इससे प्रश्न बनेगा। 8 अक्टूबर 1936 का इनका निधन हो गया था उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में। और उनकी माता का नाम आनंदी देवी था और उनके पिता का नाम क्या था, अजायब राय था। और लमही में डाक मुंशी थे वो। और देख लीजिए क्या है, प्रेमचंद का जो उनके पिता ने नाम रखा था वह था, उनके पिता ने जो नाम रखा था धनपत राय श्रीवास्तव था। और उनके चाचा ने भी उनको एक नाम दिया था जो कि नवाब राय था। और नवाब राय से भी वो बहुत ज़्यादा रचनाएं करते रहे। देखिए, प्रेमचंद पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई थी। इनकी अधिकतर कहानियों में निम्न व मध्य वर्ग का चित्रण हमें देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोगों ने प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी होगी तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो निम्न वर्ग है, मध्य वर्ग है, उसी को टारगेट करके प्रेमचंद ने कहानियां लिखी हैं। डॉक्टर कमल किशोर गोय डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद की संपूर्ण हिंदी उर्दू कहानियों को प्रेमचंद कहानी रचनावली नाम से प्रकाशित किया है। उनके अनुसार प्रेमचंद ने अपने जीवन में लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी है। देखिए, हर बार हमें पता होता है कि प्रेमचंद की जो कहानियां है वो टोटल लगभग 300 है, 300 मानी जाती है। इसका जो प्रकाशन है किसने करवाया है ये भी आप देख लीजिए, इसका नाम यहाँ पे दिया गया है। तो प्रेमचंद की हिंदी उर्दू कहानियों को प्रेमचंद कहानी रचनावली के नाम से प्रकाशित किया गया है। और किसने करवाया है, डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे प्रश्न बनने की संभावना अधिक है। इसी कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। आपको पता है प्रेमचंद का एक उपनाम है, कलम का जादूगर कहते हैं इनको। और प्रेमचंद उपनाम से इनकी पहली कहानी जो थी ममता थी। प्रेमचंद जो इन्होंने नाम रखा था, जो कि संपादक महोदय के द्वारा दिया गया था, और जब ये हिंदी में लिखने लगे थे तो प्रेमचंद के नाम से ही लिखा करते थे, जो कि इनका उपनाम है, एक तरह से दूसरे के द्वारा दिया गया है प्रेमचंद नाम, इसलिए उपनाम है। और ममता जो थी इनकी पहली कहानी थी हिंदी की, है ना। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन राष्ट्र का विलाप नाम से जून 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसको अंग्रेज सरकार के द्वारा क्या कर लिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। उनकी जितनी भी मतलब रचनाएं थी उस सोजे वतन से संबंधित सारी की सारी जब्त कर ली गई थी। सोजे वतन में 5 कहानियों का संग्रह है। सोजे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर और यही मेरा वतन है, तथा सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। तो देखिए, नेट के सिलेबस में दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो कहानी है लगा हुआ है। और सोजे वतन में कितनी कहानियां थी, 5 कहानियों का ये संग्रह था। और देख लीजिए, इसी संग्रह की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन को आमतौर पर उनकी पहली प्रकाशित कहानी माना जाता है, जो कि उन्होंने प्रकाशित किया था।
और देख लीजिए, डॉक्टर गोयनका के अनुसार कानपुर से निकलने वाली उर्दू मासिक पत्रिका जमाना के अप्रैल अंक में प्रकाशित सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, इश्क दुनिया और हुब्बे वतन वास्तव में उनकी पहली कहानी मानी जाती है। तो ये जो कहानी है इनके बारे में आप एक नॉलेज रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे देगा और वो सारे पॉइंट शायद आपको नहीं पता होंगे तो वो दिक्कत करेगा, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सांसारिक प्रेम और देश प्रेम कहानी का प्रेमचंद ने इटली के प्रसिद्ध देशभक्त मैजिनी के जीवन और संघर्षों को केंद्र में रखकर लिखा है। वहीं देखिए, डपोर शंख, विद्रोह, रामलीला, बड़े भाई साहब आदि वर्णनात्मक शैली में है। ये सारी की सारी कहानियों के नाम हैं और इन कहानियों को वर्णनात्मक शैली में लिखा गया है, मतलब इनका खूब वर्णन करके लिखा गया है। कानूनी कुमार और जादू संवादात्मक शैली में लिखा गया है, मतलब बातचीत की शैली में लिखा गया है। और दो सखियां और कुसुम पत्रात्मक शैली में लिखा गया है, जिस प्रकार हम पत्र लिखते हैं किसी को उस शैली में लिखा गया है ये सारी कहानियां, तो पूछने की संभावना इनसे है। वहीं देख लीजिए, अगर प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों को देखें तो सप्त सरोज, जिसका प्रकाशन 1917 ईस्वी में हुआ था और इसके पहले संस्करण की भूमिका लिखी गई थी। सप्त सरोज में प्रेमचंद की 7 कहानियां संकलित है। कहानियां देख लेते हैं। बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, उपदेश तथा परीक्षा, ये 7 कहानियां जो हैं किसमें संकलित है? सप्त सरोज कहानी संग्रह में संकलित है, जो कि 1917 में प्रकाशित हुई थी। और देख लीजिए, नवनिधि, इनमें प्रेमचंद की 9 कहानियों का संग्रह है। जो नवनिधि है यह भी कहानी संग्रह है जिसमें 9 कहानियां संकलित है। राजा हरदौल, राजा सारंधरा, मर्यादा की वेदी, पाप का अग्निकुंड, जुगनू की चमक, धोखा, अमावस्या की रात्रि, ममता, पछतावा, ये सारी की सारी कहानियां जो किसमें संकलित है? नवनिधि में संकलित है। तो नवनिधि में टोटल 9 कहानियां संकलित हैं और ये सारे जो नीचे मैंने अभी बोले वो सारे उनके नाम है कहानियों के। और देख लीजिए, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिमा और प्रेम द्वादशी, ये सारी की सारी कहानियां किसमें संकलित है? नवनिधि में। और देख लीजिए, समर यात्रा, इस संग्रह के अंतर्गत प्रेमचंद की 11 राजनीतिक कहानियों का संकलन किया गया है। तो जो समर यात्रा है इस संग्रह में 11 टोटल कहानियां हैं और उन कहानियों का नाम है जेल, कानूनी कुमार, पत्नी से पति और लांछन, ठाकुर का कुआं, शराब की दुकान, जुलूस, आहुति, मैकू, होली का उपहार, अनुभव, समर यात्रा, ये सारी की सारी कहानियां किसमें संकलित है? तो ये सारी की सारी जो कहानियां हैं समर यात्रा जो संग्रह है उसमें संकलित है, जिसमें टोटल 11 कहानियां हैं। मानसरोवर, देखिए मानसरोवर के टोटल 8 भाग हैं, जिसमें प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं उन सबको संकलित किया गया है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मानसरोवर के कितने भाग हैं? तो 8 भाग हैं। मानसरोवर भाग 1 व 2 और कफन, उनकी मृत्यु के बाद उनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह भी बहुत ही ज़्यादा प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं कि मतलब सबसे कम कहानियां लिख के, और जो इन्होंने जो 3 कहानियां लिखी वो इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी कहानियां हैं कि मतलब इनको प्रमुख कहानीकारों के अंतर्गत गिने जाने लगा। और इनकी कहानियों को आपने पढ़ा भी होगा, फ्लैशबैक शैली में लिखा है और बहुत ही ज़्यादा अद्भुत कहानियां इन्होंने लिखी है। देखिए, जो सूर्यकांत चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं उनका जो जन्म है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ और गुलेर गांव इनका पड़ता था, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। तो ये यहाँ के रहने वाले थे। इनका निधन जो है 39 वर्ष की आयु में 12 सितंबर 1922 ईस्वी को काशी में हुआ। पिता का नाम जो था पंडित शिवराम शास्त्री और माता का नाम लक्ष्मी देवी था। लक्ष्मी देवी पंडित शिवराम शास्त्री की तीसरी पत्नी थी। और देख लीजिए, प्रतिभा के धनी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने अभ्यास से
संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं पर साधारण अधिकार हासिल किया। देख सकते हैं आप कि पहले के जो लेखक हुआ करते थे या पहले के जो मतलब जो पढ़ते थे, जो पढ़ने शिक्षित लोग हुआ करते थे, उनको केवल एक भाषा नहीं आती थी, वह कई भाषाओं के ज्ञाता होते थे। जैसे कि आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय, उनको कहते हैं कि 12 भाषाओं का ज्ञान था, 12 या 13 भाषाओं का। अभी हमें इंग्लिश सीखने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब हमें 1 से 2 भाषा नहीं आती। तो ये जो चीज़ें हैं, कमी है एक तरह से हमारे अंदर, जिसको हमें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा साहित्य को पढ़ सके और ज़्यादा चीज़ों को जान सके। और देखिए क्या है, उन्हें मराठी, बांग्ला, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाओं की अच्छी जानकारी थी। आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी सारी भाषाएं जो है इनको आती थी। साहित्य, दर्शन, भाषा, विज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व, ज्योतिष सभी विषयों के वे विद्वान थे। वे अपनी रचनाओं में स्थल स्थल पर वेद, उपनिषद, सूत्र, पुराण, रामायण, महाभारत के संदर्भ का संकेत दिया करते थे। इसलिए इन ग्रंथों से परिचित पाठक ही उनकी रचनाओं को अच्छी तरह समझ सकता है। मतलब जो ज्ञानी है, जिनको इन सभी चीज़ों की नॉलेज है, वही इनकी कहानियों को, इनकी रचनाओं को समझ सकता है, वरना इनकी कहानियों को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। और देखिए क्या है, महत्वपूर्ण कहानी संग्रह। तो देखिए, सुखमय जीवन जो कि 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, उसने कहा था 1915 ईस्वी में फ्लैशबैक पद्धति में लिखा गया कहानी है। और ये जो कहानी है मतलब प्रथम कहानी के अंतर्गत भी मानी जाती है, उसने कहा था को, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी को हिंदी साहित्य में सबसे अधिक प्रसिद्धि 1915 ईस्वी में सरस्वती मासिक में प्रकाशित कहानी उसने कहा था से मिला। यह कहानी शिल्प एवं विषय वस्तु की दृष्टि से आज भी मील का पत्थर मानी जाती है। मतलब इस कहानी को जिस तरह से रचा गया, इसको जिस तरह से मतलब बनाया गया है, या मतलब जिस भाव को इसके अंदर डाला गया है, वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है और फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उस समय के अनुसार बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। आज भी ये जो कहानी है एक अपना लेवल बनाए हुए है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु पीलिया के बाद तेज बुखार से मात्र 39 वर्ष की आयु में 12 सितंबर 1922 ईस्वी को काशी में हो गया। अब देख लीजिए जयशंकर प्रसाद को, जिनको नाटकों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिली और इनके जो नाटक हैं आज भी बहुत ज़्यादा बहुचर्चित है। देखिए इनका जो जन्म है 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ। निधन जो है इनका 14 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ। और देख लीजिए इनकी कहानियाँ जो हैं कौन कौन सी है। छाया, छाया कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में भारती भंडार इलाहाबाद से हुआ था। तो छाया जो है इनकी प्रथम कहानी है और भारती भंडार से मतलब प्रकाशन हुआ था इसका। इसमें संकलित कहानियों की कुल संख्या 11 है। तो देख सकते हैं जो छाया संकलन है, कहानी संकलन, उसमें 11 कहानियां हैं। और कौन कौन सी कहानियां देख लीजिए। तानसेन, चंदा, ग्राम, रसिया, बालम, शरणागत, सिकंदर की शपथ, चित्तौड़, उद्धार, अशोक, गुलाम और जहां आरा, मदन, मृणालिनी। और कथा के क्षेत्र में प्रसाद जी आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभीयता माने जाते हैं। मतलब आधुनिक शैली में जो कहानियां लिखने का श्रेय है वह जयशंकर प्रसाद को जाता है। और देख लीजिए सन 1912 ईस्वी में इंदु में इनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। उनके 5 कहानी संग्रहों में कुल मिलाकर 70 कहानियां संकलित है। 5 इनके कहानी संग्रह हैं, जिनमें सभी कहानियों को मिलाया जाए तो 70 कहानियां आ जाती हैं। महत्वपूर्ण कहानी संग्रह इनके देख लेते हैं कौन कौन से हैं, तो उनको देखते हैं। छाया जो कि 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इस संग्रह में 11 कहानियां संकलित है। प्रतिध्वनि जो है 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इस संग्रह में कुल 15 कहानियों का संकलन है। आकाशदीप 1928 ईस्वी में संकलित हुआ, इस संग्रह में कुल 19 कहानियों का संकलन है।
आंधी 1931 में संकलित हुआ। इस संग्रह में कुल 11 कहानियां संकलित है। इंद्रजाल 1930 ईस्वी में मतलब संकलित किया गया है और इस संग्रह में 14 कहानियों का जो संकलन है। अगर मुख्य तथ्यों को देखें इनसे संबंधित तो क्या है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम 1912 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनकी ग्राम तानसेन और रसियाबालम कहानियों पर बंगला कहानी शैली का प्रभाव है। गुंडा कहानी में भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का चित्रण है। इनकी मधुलिका कहानी लोकमंगल की भावना से मंडित राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए व्यक्तिक प्रेम को न्योछावर करने वाली कहानी है। संदेश देखिए, संदेश जो इनकी कहानी है दाम्पत्य जीवन का उज्जवल रूप प्रस्तुत किया है। बंजारा कहानी में पुलिसिया अत्याचार की अभिव्यक्ति है और देवव्रत कहानी में बौद्ध धर्म और उसके विकृत वज्रयानी रूप का यथार्थ चित्रण है। विरामचिन्ह कहानी में अछूतों का मंदिर प्रवेश निषेध समस्या का चित्रण है और देवदासी कहानी में देवदासियों के मनोदशा, विवशता और धर्म के नाम पर आडंबर करने वाले पंडे पुजारियों के धूर्तता को उजागर किया गया है। तो ये सारी इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं जयशंकर प्रसाद की, और ये सारे कहानियों के विषय थे जो मैंने अभी आपको बताए। और देख लीजिए चतुर्सेन शास्त्री बहुत ही ज़्यादा प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं। इनकी कहानियां जो हैं एग्जाम्स में आती रही हैं और पूछी जाती हैं। इनका जो जन्म है 26 अगस्त 1891 ईस्वी को हुआ था। चंदोख जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 2 फरवरी 1960 ईस्वी को हुआ। ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में इनकी प्रतिष्ठा है और पिता का नाम केवलराम ठाकुर तथा माता का नाम नन्ही देवी था। उनका मूल नाम चतुर्भुज दास था। उन्होंने राजस्थान के जयपुर के संस्कृत कॉलेज से उन्होंने 1915 ईस्वी में आयुर्वेदाचार्य तथा संस्कृत में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने आयुर्वेद विद्यापीठ से आयुर्वेदाचार्य की उपाधि भी प्राप्त की थी। महत्वपूर्ण कहानी संग्रह देख लेते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 7 खंड। महत्वपूर्ण कहानी देखिए, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 7 खंडों में जो है इन्हीं की रचना है। महत्वपूर्ण कहानी संग्रह देख लेते हैं। अक्षत, रजकण, वीर बालक, मेघनाद, सीताराम, सिंहगढ़ विजय और वीर गाथा, लंबी ग्राम, दुखवा में कासो, कहू सजनी, कैदी, आदर्श बालक, सोया हुआ शहर, कहानी खत्म हो गई, धरती और आसमान, मेरी प्रिय कहानियाँ जो है पूछी जाती है किसकी रचना है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा कि ये जो रचना है चतुर्सेन शास्त्री की है। तो मेरी प्रिय कहानियाँ जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। राहुल सांकृत्यायन, देखिए राहुल सांकृत्यायन आपको पता है फक्कड़ किस्म के व्यक्ति थे, घुमक्कड़ आदमी थे। ये मतलब भ्रमण करने में ज़्यादा आनंद प्राप्त करते थे। 1893 में इनका जन्म हुआ और 1963 में इनका निधन हुआ। जन्म जो है 9 अप्रैल 1893 में और मृत्यु 14 अप्रैल 1963 में। और देख लीजिए राहुल सांकृत्यायन हिंदी के प्रमुख साहित्यकार और प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उन्होंने यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान किए। वे हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। मतलब यात्राओं का वर्णन अपने रचनाओं के माध्यम से जो करते थे वह मतलब एक तरह से इस परंपरा की शुरुआत जो है राहुल सांकृत्यायन ने की और वे जो है यात्रा साहित्य के पितामह भी माने जाते हैं। बौद्ध धर्म पर उनका शोध हिंदी साहित्य में युगांतरकारी माना जाता है, जिसके लिए उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका का भ्रमण किया था। इसके अलावा उन्होंने मध्य एशिया तथा लोकेशस भ्रमण पर भी यात्रा वृत्तांत लिखे जो साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल सांकृत्यायन की अद्भुत तर्क शक्ति और अनुपम ज्ञान भंडार को देखकर काशी के पंडितों ने उन्हें महापंडित की उपाधि दिया था।
तो ये आपको पता है कि राहुल सांकृत्यायन को महापंडित भी कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि उपाधि जो है किसके द्वारा दी गई थी, तो काशी के जो पंडित थे उनके ज्ञान के कारण उनको महापंडित की उपाधि उनको दे दी थी। और देखिए, इस प्रकार वे केदारनाथ पांडे से महापंडित राहुल सांकृत्यायन हो गए। उनका जो नाम था केदारनाथ पांडे था, बाद में वे राहुल सांकृत्यायन हो गए। राहुल, ठीक है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन के नाम से जाने जाने लगे। अगर हम इनकी महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों को देखें तो सतमी के बच्चे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1939 की रचना है, प्रकाशित हुआ है, मतलब वोल्गा से गंगा 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। बहुरंगी मधुपुरी 1953 ईस्वी की है। और कनेल की कथा, ये जो रचना है, मतलब ये जो रचनाएं हैं इनकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विशंभरनाथ शर्मा कौशिक 1899 और 1945 ईस्वी। जन्म जो है इनका 1899 ईस्वी और पंजाब के अंबाला में हुआ था इनका जन्म, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक का, ठीक है। विशंभरनाथ शर्मा कौशिक प्रेमचंद परंपरा के ख्याति प्राप्त कहानीकार थे। प्रेमचंद के समान साहित्य में कौशिक का दृष्टिकोण भी आदर्शमुख यथार्थवाद था। कौशिक की अधिकांश कहानियां चरित्र प्रधान हैं। इनके कहानियों के पात्रों में चरित्र निर्माण में लेखक ने मनोविज्ञान का सहारा लिया है और सुधारवादी मनोवृत्तियों से परिचालित होने के कारण उन्हें अंत में दानव से देवता बना दिया है। कौशिक की कहानियों में पारिवारिक जीवन की समस्याएं और उनसे समाधान का सफल प्रयास हुआ है। और देख लीजिए, उनकी कहानियों में पात्र हमारी यथार्थ जीवन के जीते जागते लोग हैं और सामाजिक चेतना से अनुप्राणित तथा प्रेरणादायी हैं। तो आप देखिए, मतलब प्रेमचंद को, अगर आपने प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी होंगी तो उनमें जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है आदर्शवाद, कि मतलब ऐसा होना चाहिए। जैसे कि हम उनकी कहानी को पढ़ते हैं तो हृदय परिवर्तन जो है हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, कि मतलब शुरुआत में जो व्यक्ति खराब है, बाद में वही व्यक्ति मतलब महात्मा बन जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो हृदय परिवर्तन, आदर्शवाद, ये सारी चीज़ें प्रेमचंद की शुरुआती जो कहानियाँ थी उनमें हमें देखने को मिलता है। उसी धरा पर विशंभरनाथ शर्मा कौशिक भी चलते हैं। उन्होंने भी आदर्शवाद का सहारा लेकर के उसी प्रकार की कहानियां रची जिस प्रकार की कहानियां प्रेमचंद ने रची। इन्होंने भी मनोविज्ञान का सहारा लिया कि जो चरित्र है उसका जो मनोविज्ञान है, उसका जो मतलब सोचने की, वो क्या सोचता है, इन सभी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से उजागर किया है। और देखिए, इनका प्रथम कहानी संग्रह रक्षाबंधन सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रक्षाबंधन पूछा जाता है कि किसकी कहानी है, तो कहानी संग्रह है रक्षाबंधन, और 1913 में इसका प्रकाशन हुआ था। उन्होंने हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानी दुबे जी की चिट्ठी चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनकी कहानियाँ अपनी मूल संवेदना को पूर्ण मार्मिकता के साथ प्रकट करती है। महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों को देख लेते हैं। रक्षाबंधन, इसके अंतर्गत 24 कहानियां संकलित हैं की गई हैं। कहानियां भक्त की टेर, पत्रकार और प्रतिहिंसा, सहचर, हवा, आविष्कार, कथा, कार्य, कुशलता, वोटर मद, हिसाब किताब और प्रमेला, वशीकरण, कम्युनिस्ट, सभा, विस्मय, भक्षक, रक्षक, चलते फिरते, वाहरी, होली, असरवाद, रक्षाबंधन, मनुष्य स्वयं और सेवक, मूछे, विजय और दशमी आदि। तो ये सारी की सारी जो ये कहानियाँ आप देख रहे हैं 24 की 24, ये रक्षाबंधन जो कहानी संग्रह है इसमें संकलित है। और देखिए, कल्प मंदिर, चित्रशाला और प्रेम प्रतिज्ञा, मणिमाला और कल्लोल, ये सारी की सारी कहानियाँ जो हैं इसमें संकलित है। इन संग्रहों में कौशिक की 300 से अधिक कहानियां जो है संग्रहित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आपको पता है छायावाद के एक तरह से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं, और इनकी जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं, वह भी बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व की है और उनसे प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा बनते हैं। देखिए, इनका जो जन्म था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का 1899 ईस्वी में बंगाल के महिषादल
रियासत जिला मेदिनीपुर में हुआ था। तो मेदिनीपुर आप केवल याद रखिए कि मेदिनीपुर में हुआ था। निधन 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। इन्होंने वसंत पंचमी पर अपना जन्मदिन मनाने की परंपरा 1930 ईस्वी में प्रारंभ किया और जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित ने इनका नाम सूर्य कुमार रखा था। और देख लीजिए महत्वपूर्ण कहानियों को देख लेते हैं इनके। लीली 1934 ईस्वी की कहानी है, सखी 1935 ईस्वी की कहानी है और सुकुल की बीवी 1941 ईस्वी की, चतुरी चमार 1945 ईस्वी की है। सखी संग्रह की कहानियों का ही इस नए नाम से पुनर्प्रकाशन किया गया है। और देख लीजिए देवी 1948 ईस्वी की यह संग्रह वस्तुतः पूर्ण प्रकाशित संग्रहों से संचयन है। इसमें एकमात्र नई कहानी जान की संकलित है। वे हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो मुक्तक छंद के प्रवर्तक अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह परिमल की भूमिका में उन्होंने लिखा, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट कथन है, पूछा जाएगा कि ये जो कथन है किसका है और किसके द्वारा कहा गया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये कथन है। जिस तरह मुक्त मनुष्य कभी किसी तरह दूसरों के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम कार्य औरों की प्रसन्न करने के लिए होते हैं, फिर भी स्वतंत्र इसी तरह कविता का भी हाल होता है। तो मतलब देखिए इन्होंने कविता के बारे में ये जो स्टेटमेंट कही है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको आप पढ़ लेना और रिवीजन कर लेना क्योंकि ये स्टेटमेंट आ सकती है। और देख लीजिए शिव पूजन सहाय इनका जन्म 1893 में हुआ। 1963 में इनका निधन हो गया। 1893 ईस्वी में उनवास शाहाबाद बिहार में इनका जन्म हुआ है। निधन 1963 ईस्वी पटना में हुआ है। कहानी संग्रह इनका है मेरा जीवन। और पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, तो इनका जन्म 27 मई 1894 ईस्वी राजनांदगांव में हुआ है और निधन 28 दिसंबर 1971 ईस्वी राजपुर में हुआ है। महत्वपूर्ण कहानी संग्रह देख लेते हैं। झलमला और अंजलि है और भगवती प्रसाद वाजपेयी, देखिए भगवती प्रसाद वाजपेयी ये महत्वपूर्ण है। 11 अक्टूबर 1899 ईस्वी को कानपुर के मंगलपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ और निधन 8 अक्टूबर 1973 दतिया में हुआ। महत्वपूर्ण कहानी संग्रह अगर देखें तो मधुपर्क, हिलोर, खाली बोतल, उपहार, दीप मालिका, बाती और लौ, ये इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। पांडे वेचन शर्मा उग्र, देखिए इनसे प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है। 29 दिसंबर 1900 ईस्वी को मिर्जापुर चुनार मानक कस्बे में हुआ है। निधन 23 मार्च 1967 ईस्वी दिल्ली में हुआ है। महत्वपूर्ण कहानी संग्रह इनके देख लेते हैं। चॉकलेट 1923 ईस्वी का है। शैतान की मंडली 1924 ईस्वी का है। चिंगारियाँ 1925 ईस्वी का है। इंद्रधनुष, घोड़े की कहानी और बलात्कार 1927 ईस्वी का है। निर्लज्जता 1929 का है। दोजक की आग 1929 ईस्वी की है। देखिए दोजक जो है फारसी का शब्द है और दोजक का मतलब होता है नर्क। तो दोजक की आग 1929 ईस्वी की रचना है। और क्रांतिकारी कहानियाँ 1929 ईस्वी की है। उग्र का रहस्य 1939 ईस्वी की है और गतपांजलि रेशमी 1942 ईस्वी की रचना है। पंजाब की महारानी 1943 ईस्वी की रचना है और जब सारा आलम होता है 1951 ईस्वी की रचना है। भुनगा, उसकी माँ, चांदनी आदि ये जो रचनाएं हैं इसी समय की रचनाएं हमें देखने को मिलते हैं। अब हम विशेष तथ्यों को देखेंगे। काशी के दैनिक आज में उलटांग शीर्षक नाम से व्यंग्यात्मक लेख लिखा करते थे।
उग्र जी, और अपना नाम उन्होंने अष्टावक्र रखा था। उनके बाद फिर भूत नामक हास्यभंग प्रधान पत्र निकला और उग्र जी के विशेष प्रिय थे गोस्वामी तुलसीदास और प्रसिद्ध असदुल्ला खां गालिब। मतलब जो उग्र जी को सबसे ज़्यादा अच्छे लगते थे तुलसीदास और असदुल्ला खां गालिब, तो ये दो जो थे ये इनके प्रमुख रचनाकार थे। तो देखिए, हिंदी साहित्य की जितनी भी प्रमुख कहानी और उनके कहानीकार हैं मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और इससे प्रश्न जो है आपको सभी एग्जाम्स में, अगर आप नेट का दे रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, केबीएस, मतलब हिंदी साहित्य से संबंधित अगर कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं ना, तो इससे प्रश्न बनना तय है। तो देखिए, इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको रिवाइज करने के पर्पज से पढ़ सकते हैं, क्योंकि रिवीजन ही वो तरीका है, प्रैक्टिस ही वो तरीका है जिससे आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम पे बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड है। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप यहीं से अपनी जितनी भी मतलब एग्ज़ाम्स है सभी की तैयारी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट किया कीजिए कि आपको किस प्रकार का कंटेंट चाहिए, क्या आपको मतलब पढ़ना है, क्या चीज़ें आपको जाननी है, तो उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि क्या पता लगे कितने लोग देखते हैं और कितने लोग लाइक करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। जब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और चीज़ों को पढ़ते रहिए और जितनी भी मतलब नई चीज़ें हैं उसको देखते रहिए ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें मतलब आए और आपका जो भी है एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।